हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन डायरेक्ट क्लासेस। हम जैसा डेली डिस्कस करते हैं डेली का करंट अफेयर्स, तो आज हम 13 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 13 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन 11 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 13 सितंबर। आइए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सेप्सिस एक गंभीर स्थिति है जिससे शरीर किसी संक्रमण के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है। विश्व सेप्सिस दिवस हर साल 13 सितंबर को मनाया जाता है और यह दुनिया भर के लोगों के लिए सेप्सिस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का अवसर है। दुनिया भर में हर साल सेप्सिस से कम 1.1 करोड़ मौतें होती हैं। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुम्हारा क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र पौडवाल, तीसरा ऑप्शन है सुशील कार्की, चौथा ऑप्शन है प्रकाश मान सिंह राउत। तो इसका सही आंसर है सुशीला कार्की। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। केपी शर्मा ओली यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे और रामचंद्र पौडवाल यहाँ के राष्ट्रपति हैं तथा प्रकाश मान सिंह राउत यहाँ के न्यायाधीश हैं। यहाँ पर सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर, नेपाल की एक महिला न्यायाधीश हैं जो नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय में की प्रथम महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। वे 13 अप्रैल 2016 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। वे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के लिए जानी जाती हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, दूसरा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, तीसरा ऑप्शन है गंगूभाई पटेल, चौथा ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल ये यूपी की गवर्नर हैं, मंगूभाई पटेल ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के गवर्नर हैं। ये गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कौन गुजरात का राज्यपाल रह चुका है? जो भी नियुक्त किए गए हैं आचार्य देवव्रत जी जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल भी हैं। इसमें गुजरात के राज्यपाल हैं और ये 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है तुहिन कांदा पांडे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर RH पाटिल, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास इजेटी, फोर्थ ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास इंजेती का सही आंसर है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तुहिन कांदा पांडे जी सेबी के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर RH पाटिल ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डिजिटलाइज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी श्रीनिवास इंजेती के पहले के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे देखते हैं इसका फैक्ट कुछ। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी श्रीनिवास इंजेती से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष थे। चतुर्वेदी जी का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हुआ। इसके बाद यह पद कुछ समय के लिए खाली रहा। श्री इंजेती श्रीनिवास भारतीय प्रशासनिक सेवा उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के अधिकारी हैं। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार में विभिन्न नेतृत्वकारी पदों पर 37 वर्षों तक सेवा देने के बाद वे मई 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, प्रतिभा पाटिल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी इस समय करंट के प्रधानमंत्री हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये मनमोहन सिंह जी से पहले प्रधानमंत्री जी थे। यहाँ थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के 1991 आर्थिक सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति आर्थिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उदारीकरण और वैश्विक एकीकरण और आर्थिक नीति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान को मान्यता देता है। इस सम्मान को मोटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा प्रदान किया गया और गुरशरण कौर द्वारा स्वीकार किया गया है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बनी है? पहला ऑप्शन है नमो भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर है नमो भारत एक्सप्रेस। आइए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो नमो भारत एक्सप्रेस है इसके प्रत्येक ट्रेन में 6 डिब्बे हैं और ट्रेन प्रत्येक स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर चलती है। मार्ग में 11 स्टेशन में से कुछ स्टेशन के बीच ट्रेन कुछ सेकेंड के लिए अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अभी तक तो हम लोगों को ये पता था कि वंदे भारत ट्रेन सबसे तेज चलती है, लेकिन अब बन गई है नमो भारत ट्रेन। ये क्यों ऐसा हुआ है देखते हैं। जब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत शुरुआत की गई तब यह उतनी ही अधिकतम स्पीड से चलती थी, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। रेल मंत्रालय ने हालांकि 24 जून 2024 को बिना कोई कारण बताए इस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का फैसला किया है। वर्तमान में भारतीय रेल नेटवर्क पर सभी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड के साथ चलती है। तो इसलिए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? नमो भारत ट्रेन। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है TCIL और PNB, TCIL और SBI, TCIL एंड UBI, TCIL और RBI। यहाँ देखते हैं TCIL क्या है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और ये PNB पंजाब नेशनल बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UBI
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है TCIL और PNB। आइए इससे कुछ फैक्ट देखते हैं। TCIL का फाउंडेशन ईयर है 1979। इसका हेडक्वार्टर है झारखंड के जादूगोड़ा में। पंजाब नेशनल बैंक, ये मई 1894 में इसकी स्थापना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक PNB की स्थापना 1894 में हुई थी और इसने 12 अप्रैल 1895 को लाहौर, जो पाकिस्तान में है, अपना परिचालन शुरू किया था। यह बैंक लाला लाजपत राय, सरदार दयाल सिंह मजीठिया और कई नेताओं के, दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों का ये परिणाम है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय शोध संस्थान ने लाल ईवी पौधे का उपयोग करके एक बहुक्रियाशील घाव उपचार पैड विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो बेंगलुरु में है। जवाहरलाल नेहरू उत्कष्टकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू उत्कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान। तो आइए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। जवाहरलाल नेहरू उत्कटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान पाडोले, तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने एक बहुउपयोगी घाव उपचार पैड विकसित किया है। यह पैड लाल आईवी पौधे पर आधारित है, जिसे स्थानीय रूप से मुरीकुटी पाचा कहा जाता है। लाल आईवी का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से कटने और घावों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, कंबन पार्क, कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी यानी कि छावनी रेलवे कॉलोनी, कन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है थर्ड, कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी। आइए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। सरकार ने छावनी रेलवे कॉलोनी यानी कि कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी में 8.6 एकड़ हरित क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, जो गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के बाद बेंगलुरु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। इस स्थल पर 50 प्रजातियों के 371 पेड़ हैं। जैव विविधता विरासत स्थल दुर्लभ संकटग्रस्त स्थानिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के संयुक्त समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत अधिसूचित किया गया है। कर्नाटक में पहले से ही भारत का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल नुलूर इमली ग्रोवा स्थित है, जो 2007 से है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व की पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जनजाति कला केंद्र, आदि संस्कृति, वनवासी विश्वविद्यालय, आदि महोत्सव। तो इसका सही आंसर है आदि संस्कृति। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय ने
आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारत मंडपम में दुनिया के सबसे पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया है। यह जनजातीय कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान प्रणालियों के लिए डिजिटल अकादमी और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।